हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए संस्कृति आईएएस इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किए गए टेस्ट सीरीज के तहत पहले टेस्ट को मैं डिस्कस करूंगा। जो पहला टेस्ट है वह सेक्शनल टेस्ट है और इसके अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री को शामिल किया गया है, इसके अलावा करेंट अफेयर को शामिल किया गया है और इन दोनों सेक्शन से मिलाकर कुल 150 एमसीक्यू इसमें दिए गए हैं। तो आइए इसका हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पूर्णतः बीपीएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज है। आप लोग इसे जरूर गंभीरतापूर्वक सॉल्व करें। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @IASPCS सेंटर, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लें। आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्णित हैं? यानी कि अशोक के कौन से अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्णित हैं? ऑप्शन है लघमान, मनसेहरा, सर एकुना, शाहबाज गढ़ी। यहाँ पे विकल्प दिया गया है। विकल्प के अनुसार बताइए खरोष्ठी लिपि में अशोक का कौन सा खरोष्ठी लिपि में अशोक का कौन सा अभिलेख उत्कीर्णित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो है मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी, ये दोनों खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्णित हैं। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा लघमान और सर एकुना को देखा जाए तो ये अरामाइक और ग्रीक लिपि में यह उत्कीर्णित है, अरामाइक एवं ग्रीक लिपि में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर देखा जाए कि मनसेहरा अभिलेख कहां पर है, तो मनसेहरा अभिलेख हजारा पाकिस्तान में स्थित है और शाहबाज गढ़ी अभिलेख कहां पर है, तो शाहबाज गढ़ी अभिलेख पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मनसेहरा और शाहबाज गढ़ी, यानी एक का आंसर बी। अगला है, मौर्यकालीन अधिकारी एग्रोनोमाई निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित था? आसान प्रश्न है। एग्रोनोमाई किस कार्य से संबंधित था? तो मार्ग निर्माण से संबंधित था। 2 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? देखिए एलोरा का जो कैलाश मंदिर है यह बेसिकली औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, द्रविड़ शैली में निर्मित है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बाघ की चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाघ की चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बाघ की चित्रकला से संबंधित, जिसमें कहा गया है कि इसकी चौथी और 5वीं गुफाओं को संयुक्त रूप से रंग महल कहा जाता था। बाघ की चित्रकला के संदर्भ में यह सही है। अब सवाल उठता है कि आखिर बाघ की चित्रकला है क्या? तो बाघ की चित्रकला देखेंगे वह गुप्त सामंतों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, कहां पर इसका निर्माण किया गया था गुप्त सामंतों के द्वारा? तो विंध्य पहाड़ियों को काटकर इसका निर्माण किया गया था। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हीनयान से संबंधित कौन सा कथन सही है? 3 ऑप्शन है। पहला है देव पूजा या ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार, दूसरा है गुणों के स्थानांतरण का भाव और तीसरा है अरहत पद को प्राप्त करना। तो देखिए इनमें से तीसरा नंबर जो ऑप्शन है केवल वही सही है हीनयान से संबंधित। यानी कि हीनयान का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य आदर्श क्या है? तो अरहत को प्राप्त करना हीनयान का मुख्य आदर्श है। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ध्यानमग्न योगी की मुद्रा पर निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन नहीं है? तो जो मोहनजोदड़ो से ध्यानमग्न योगी की मुद्रा प्राप्त हुई है उनमें चीता का अंकन है, हाथी भी दर्शाया गया है, गैंडा भी दर्शाया गया है, लेकिन बैल का उसमें अंकन नहीं है, बैल को दर्शाया नहीं गया है। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 7वां नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, बताइए ऐतरेय ब्राह्मण, जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो पहला है वह मैच है, यानी कि ए का हो जाएगा 1। दूसरा है सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, यह भी सत्य है, बी का हो जाएगा 2।
पंचविश ब्राह्मण में देखिए व्रातियों का पुनः प्रवेश वर्णन किया गया है। पंचविश ब्राह्मण में इसका उल्लेख है, यानी कि सी का हो जाएगा 4 और डी का क्या बच गया 3, यानी कि गोपथ ब्राह्मण में सृष्टि ब्रह्म गायत्री की महिमा का उल्लेख है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 7 का बी। अगला है मेगास्थनीज ने अपने विवरण में भारतीय समाज में 7 वर्गों का उल्लेख किया है, निम्नलिखित में से कौन इसमें नहीं है। तो देखिए मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया है कि भारतीय समाज जो था वह 7 वर्गों में बटा हुआ था। अब 7 कौन कौन से वर्ग है उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। इन 7 वर्गों में एक वर्ग था दार्शनिक, महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे, आ सकता है एग्जाम में कि कौन शामिल नहीं था या कौन शामिल था, ठीक है। तो दार्शनिक हो गया। दार्शनिक के बाद था कृषक, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री। ये 7 वर्ग थे इंडिका के अनुसार। मेगास्थनीज ने इंडिका में वर्णन किया है इन 7 का, ठीक है। तो कौन शामिल नहीं है ऑप्शन देकर बताइए। तो इसमें से दास शामिल नहीं था, बाकी तीनों शामिल थे, ठीक है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 9वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा मूर्ति कला की विशेषता है। मथुरा मूर्ति कला की कौन सी विशेषता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर पहला देखें तो कला का आदर्शवादी स्वरूप, बिल्कुल सही है। जो मथुरा मूर्ति कला है वह कला के आदर्शवादी स्वरूप पर जोर देता है। वहीं अगर आप गांधार का देखेंगे, गांधार चित्रकला का, तो यह यथार्थवादी है, यथार्थवाद पर बल देता है, ठीक है। तो मथुरा आदर्शवाद पर और गांधार यथार्थवाद पे, पहला सही है। दूसरा आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता, यह भी सत्य है। या तो मथुरा आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता का संकलन है, लेकिन अगर इसमें गांधार चित्रकला देखेंगे तो बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता है उसमें, ठीक है। इसके अलावा मथुरा मूर्ति कला में धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रतीक है और लाल बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। चारों इसमें ऑप्शन सही है। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हड़प्पा प्रमुख स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। अब प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि लोथल किस राज्य में अवस्थित है, तो क्या बताएंगे। लोथल गुजरात में है, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 10 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित सूफी संतों पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो इसमें अगर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर एकदम व्यवस्थित है। सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर बाबा फरीद, फिर नासिरुद्दीन चिराग और फिर गेसु दराज, ठीक है। तो 1 2 3 4 मैच है इसका, एकदम क्रम में यहाँ पर दिया गया है। 11 का आंसर हो जाएगा ए। अगर मोइनुद्दीन चिश्ती को देखा जाए तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करने का जो श्रेय है वह मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। वहीं बाबा फरीद को देखा जाए तो बाबा फरीद मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य माने जाते हैं, ठीक है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन किताब उल खराज के लेखक है। बहुत आसान प्रश्न है। किताब उल खराज के लेखक कौन है। तो अबू याकूत किताब उल खराज के लेखक हैं। 12 का आंसर हो जाएगा सी। मुद्रा प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। उपयुक्त विशेषताएं किसके शासनकाल को संदर्भित करती है, आपको इसका ध्यान रखना है। शुद्ध अरबी के सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा और सिक्कों पर खलीफा के नाम का अंकन। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। अब ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, यहीं से स्पष्ट हो जाएगा। शुद्ध अरबी के सिक्के सर्वप्रथम सल्तनत काल में अगर किसी शासक के द्वारा चलाया गया तो वह इल्तुतमिश था, ठीक है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो विशेषताओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है वह इल्तुतमिश के शासनकाल से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रज्मनामा शीर्षक से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी के द्वारा रज्मनामा शीर्षक से की गई थी। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यह तो महाभारत का हो गया कि रज्मनामा शीर्षक से फारसी में अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछ लेगा कि रामायण का अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो रामायण का अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया, ठीक है। महाभारत का अनुवाद किया गया फारसी में फैजी के द्वारा रज्मनामा शीर्षक से, और रामायण का अनुवाद किया गया है बदायूनी के द्वारा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन विजयनगर कालीन प्रशासनिक इकाइयों का सही अनुक्रम है, यानी कि विजयनगर के समय प्रशासनिक इकाइयों का कौन सा क्रम बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम। ठीक है, मंडलम का मतलब होता है प्रांत, नाडु का मतलब होता है जिला, स्थल का मतलब हो गया उपजिला और ग्राम का मतलब हो गया गांव। ठीक है, आप जैसे ही इसका अर्थ समझे आपको लग रहा होगा बिल्कुल एक क्रम से है, सबसे बड़ा प्रांत, उसके बाद जिला, फिर उपजिला, फिर गांव। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यह विजयनगर कालीन प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाता है। 16 सल्तनत काल में नियमित रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले पद हनबली, मलिकी तथा सफ़ी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं। तो यह समकालीन कानून को संदर्भित करता है, यानी कि सल्तनत काल में हनबली, मलिकी और सफ़ी या उस समय की प्रचलित कानून थी। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी। तो जहांगीर के द्वारा चित्रकार मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई थी। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। धमेख स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों हिस्ट्री शामिल है। ठीक है, धमेख स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है। ठीक है, पहला है धमेख स्तूप गुप्त शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा देखेंगे दूसरा नंबर किया है एक ऊंचे चबूतरे पर पत्थर से निर्मित है, यह गलत है, सॉरी। ऑप्शन नंबर 3 इसके अलंकरण में ज्यामितीय आकृतियों एवं पुष्प चित्रों का प्रयोग किया गया है, यह भी सत्य है। तो कौन सा सही है, तो इसका ए सही है, केवल 1 और 3 18 का आंसर हो जाएगा ए। अगला आसान प्रश्न है अशोककालीन स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। अशोककालीन स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर ऑप्शन देखेंगे तो एकाश्म पत्थर से निर्मित, यह बिल्कुल सही है। और इसके बाद आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियां, यह भी सही है। तो इसमें केवल 1 और 3 सही है, आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद देखिए चौथा नंबर ऑप्शन है कि आधार से शीर्ष तक समान आकार, यह गलत है। हमने 2-3 दिन पहले भी सवाल डिस्कस किया था अशोक के चित्रकला से संबंधित, तो उसमें स्पष्ट का अशोक के स्तंभ से संबंधित, तो उसमें स्पष्ट था कि नीचे से ऊपर की ओर इसका आकार घटता चला जाता है। यह स्तंभ है ना, तो एकदम एक समान चौड़ाई अशोक की विशेषता नहीं है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जो है इसका चौड़ाई जो है इस तरीके से घटता चला जाता है। ठीक है, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला सैंधव धर्म में मातृदेवी का प्रमुख स्थान था, बिल्कुल सही है। मातृदेवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी, यह भी सत्य है। सैंधव निवासी भौतिक व्याधियों के निवारण के लिए ताबीज धारण करते थे, यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन सही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख प्राप्त है। तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सूची 1 और सूची 2 को मैच करिए। ठीक है, यह मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। शोक दिवस बंगाल, देखिए जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में, तब शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 1। अगला है खिलाफत दिवस, तो खिलाफत दिवस का 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया, तो बी का हो जाएगा 2। अगला है सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वह 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मना, तो सी का हो जाएगा 16 अगस्त 4। ठीक है, डी मुक्ति दिवस 22 दिसंबर ऑब्वियसली हो जाएगा। मुक्ति दिवस कब, तो 22 दिसंबर 1939 को, तो डी का हो जाएगा 3। तो मैच हो गया 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर इसका सी 22 का आंसर हो जाएगा सी।
अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं करता है, इसे बताना है। पहला है प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधु के द्वारा, बिल्कुल सही है। और चापेकर बंधु के द्वारा 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की गई, पहला यहाँ पे सही है। दूसरा कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल धिंगरा के द्वारा, यह भी सत्य है। और कर्जन वाइली ने 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन वाइली की हत्या की, यह भी सत्य है। सॉन्डर्स की हत्या उधम सिंह, देखिए यह गलत है। सॉन्डर्स की हत्या उधम सिंह के द्वारा नहीं बल्कि भगत सिंह के द्वारा की गई थी एवं राजगुरु के द्वारा की गई थी। कब? तो 17 दिसंबर 1928 को। ठीक है, सारा बता दिया हमने कब हुआ वो भी। तो है कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुने, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 1 और 2 तो सही सुमेलित है, 3 सही सुमेलित नहीं है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के तहत निम्न में से किन क्षेत्रों का विलय किया था। डलहौजी ने निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का विलय किया था हड़प की नीति के तहत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखें तो पंजाब, लोअर बर्मा, बरार, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। और सिंध को देखेंगे तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा अलग से इसको हड़पा गया था, न कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प की नीति के तहत। तो चौथा इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब सवाल उठता है कि इनका विलय कब ब्रिटिश सरकार में किया गया था। तो जैसे पंजाब का देखेंगे तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848-49 के बीच, उस समय। बरार को 1853 में, लोअर बर्मा को द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1852 में। ठीक है, तो और सिंध को 1843 में एलनबरो के द्वारा। ठीक है, तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी। अगला आसान प्रश्न है, मैच करिए। निम्नलिखित संधियों पर विचार करें तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पे एक क्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। तो देखिए जो मद्रास की संधि है 1767-68 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो उसके बाद हुआ था 1769 में मद्रास की संधि। बेसिन की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 1802 में हुई बेसिन की संधि। ठीक है, मंगलौर की संधि पुनः द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ। मंगलौर की संधि 1784 में। और सुगौली की संधि नेपाल युद्ध में, आंग्ल नेपाल युद्ध 1816 में। अब इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। 1, 3, 2, 4 यानी कि 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है कांग्रेस मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है। कांग्रेस लीग समझौता, इसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों को पृथक पृथक राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया, बिल्कुल सत्य है। मदन मोहन मालवीय इस समझौता के पक्ष में नहीं थे, यह भी सत्य है। इस समझौते में देखेंगे तो तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। तो कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, 26 का आंसर हो जाएगा सी। अब आइए 27 नंबर प्रश्न। सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ है संस्थान और दूसरे तरफ दिया हुआ है संस्थापक। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स सत्य है, सही है 1781 में। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स, यह भी सत्य है 1784 में। संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन 1792 में। और फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली 1800 में। मैच हो गया, तो 1 का ए हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। 1, 2, 4, 3। ठीक है, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 28 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी
पार्टी की स्थापना से संबंधित नहीं है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? देखिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। अब ये भी पूछ लेता है कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो 1931 में। ठीक है, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में, इससे कौन संबंधित नहीं थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से आचार्य नरेंद्र देव संबंधित हैं, जेपी भी संबंधित है, अच्युत पटवर्धन भी संबंधित हैं, लेकिन चित्तरंजन दास इससे संबंधित नहीं है। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी से संबंधित रहे। ठीक है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला, बंगाल विभाजन प्रस्ताव 1903 का बंगाली एवं संजीवनी पत्रिकाओं ने कड़ा विरोध किया। सत्य है। बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम कर उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था, यह भी सत्य है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुने, तो 1 और 2 दोनों सत्य है। 29 का आंसर हो जाएगा सी। स्वतंत्रता आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित उसको व्यवस्थित करना है। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में, बाइबेल 1945 में, माउंटबेटन मई 1947 में और एंटली की घोषणा फरवरी 1947 में। अब इसको क्रम के रूप में व्यवस्थित कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? 1945, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा 2, उसके बाद होगा 1, उसके बाद होगा 4, उसके बाद होगा 3। 2 1 4 3, 30 का आंसर हो जाएगा डी। बेलेजली की सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सही उत्तर को चुनना है। पहला है, संधि को स्वीकार करने वाला राज्य में ब्रिटिश सेना की तैनाती की जाती थी, यह तो सत्य है। सहयोगी राज्य की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश को प्राप्त हो जाता था, यह भी सत्य है। सहयोगी राज्य किसी शासक से संधि कर सकता था किंतु युद्ध नहीं, यह गलत है। आप देखेंगे कि सहायक संधि के तहत अगर कोई राज्य ब्रिटिश सरकार की सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था तो उसे न स्वच्छंद तरीके से न तो किसी दूसरे देशों के साथ संधि कर सकता था, न ही युद्ध कर सकता था और न ही राजनयिक संबंध को स्थापित कर सकता था। तो तीसरा गलत है। तो सही कौन सा है? 1 और 2 सही है। 31 का आंसर हो जाएगा बी। डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए निम्नलिखित राज्यों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, हड़प की नीति के तहत इसको कालानुक्रम रूप में स्थापित करना है। झांसी 1853 में इसे हड़प की नीति के तहत शामिल किया गया। उदयपुर 1852 में, संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में। अब इसको क्रम के रूप में स्थापित करना है। तो सबसे पहले 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। 4 3 2 1, यानी कि 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया था, बिल्कुल सत्य है। और नेहरू रिपोर्ट को निरस्त करके इसका वजह था कि नेहरू रिपोर्ट में आप देखेंगे इसके बाद आप पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में तो डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, लेकिन इसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग की जाने लगी थी, इसीलिए नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था लाहौर अधिवेशन में। तो पहला सत्य है। दूसरा, पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, यह भी सत्य है और इसीलिए नेहरू रिपोर्ट को निरस्त किया गया था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पर विराम लगा दिया? देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक हुआ है। तो किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी और इसी संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। बेसिन की संधि 1802 में हुई थी और यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुआ था बेसिन की संधि। ठीक है, तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस गांधीवादी नेता ने कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, के कल्पक्कड़। निम्नलिखित में से कौन डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है? तो डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में महाराष्ट्र में की गई थी। किसके द्वारा? बी आर शिंदे के द्वारा। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। द इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? तो द इंडियन स्ट्रगल जो है वह सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। द इंडियन स्ट्रगल 1942 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किन संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, साइमन कमीशन का विरोध किसने नहीं किया था? जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुने। ठीक है, सही उत्तर को चुनना है तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस पार्टी, सेंट्रल सिख संघ और ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन, यानी कि 1, 3, 4, 38 का आंसर हो जाएगा सी। इन तीनों पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। ठीक है, यानी कि ये समर्थन में थे। बाकी आप देखेंगे कि पूरे भारत में जबरदस्त तरीके से साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था। निम्नलिखित में से किस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड बहुत आसान प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, एक तरफ है संस्था, दूसरे तरफ है संस्थापक, और कौन सही सुमेलित है, कौन पूर्णतः मैच है? तो इसमें आप देखेंगे तो पहला है अनुसूचित जाति संघ। अनुसूचित जाति संघ देखेंगे तो यहाँ पे पी त्यागराज गलत है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1942 ईस्वी में अंबेडकर के द्वारा की गई थी। तो पहला गलत हो गया। दूसरा जस्टिस पार्टी भीमराव अंबेडकर, यह भी गलत है। जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 ईस्वी में सी नटेशा मुदालियर के द्वारा की गई थी। सी नटेशा मुदालियर किसकी? जस्टिस पार्टी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, यह बिल्कुल सत्य है, सी का आंसर सही है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन 1870 में, सी सही है। चौथा सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी होना चाहिए था, यह गलत है। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी कब? 1911 में। ठीक है, तो कौन सही है? तो केवल सी सही है, इसका 40 का आंसर हो जाएगा सी। जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। और दूसरा राज्य अगर आप पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला सीबीआई के द्वारा प्रारंभ अभियान ऑपरेशन चक्र 2 किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन चक्र 2 साइबर अपराध से संबंधित है। संगठित साइबर अपराध से निपटने के लिए सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च किया गया। 42 का आंसर हो जाएगा डी। स्टैच्यू ऑफ वननेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य से संबंधित है। यह 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य। 43 का आंसर हो जाएगा बी। भारत के द्वारा किस वर्ष तक लिम्फेटिक फिलेरियासिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? लिम्फेटिक फिलेरियासिस, इसके उन्मूलन का लक्ष्य अगर भारत में पूछा जाएगा तो भारत में 2027 तक रखा गया है, और विश्व में पूछा जाएगा तो 2030 तक रखा गया है। देखिए, लिम्फेटिक फिलेरियासिस जो है इसे हाथी पाँव रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे भारत में मुक्ति का लक्ष्य 2027 और विश्व 2030। पुराने संसद भवन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा? बहुत आसान प्रश्न है। पुराना संसद भवन अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। 45 का आंसर डी। किस पशु को सितंबर 2023 में खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो खाद्य पशु के रूप में सितंबर 2023 में मिथुन को प्रदान किया गया है। मिथुन जो है वह पूर्वोत्तर भारत का गोजातीय प्रजाति है, गाय की प्रजाति है। ठीक है, गोजातीय प्रजाति कौन? मिथुन। इसे हाल ही में खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। 46 का आंसर हो जाएगा बी। सितंबर 2023 में किसे भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तो तट मंदिर तमिलनाडु भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी पहले से शामिल है। ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा ए।
अक्टूबर 2023 में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार राव को। 48 का आंसर हो जाएगा डी। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देखिए 19वां जो एशियाई खेल है इसका आयोजन 2023 ईस्वी में होंगझोउ चीन में किया गया। कहाँ पर किया गया? होंगझोउ चीन में किया गया। इसमें फर्स्ट रैंक अगर देखा जाए तो चाइना ने प्राप्त किया है। टोटल 383 पदक चाइना ने प्राप्त किए। लेकिन है कि भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत चौथे स्थान पर रहा है 107 पदक के साथ। ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा। 19वें एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा, 107 पदक। 49 का आंसर सी। अगला है भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो इंद्रजाल इसका नाम है। यह DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया है। एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम इंद्रजाल भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। 50 का आंसर हो जाएगा बी। मौर्य काल में प्रयुक्त होने वाला शब्द मासक निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो देखिए मौर्य काल में आप देखेंगे तो जो तांबे का सिक्का था उसे मासक कहा जाता था। ठीक है, तांबे का सिक्का मासक कहलाता था। लेकिन जो चांदी का सिक्का था, चांदी के सिक्के को कारसापर्ण कहा जाता था। कारसापर्ण या पन या धरण कहा जाता था। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे मौर्य काल में तांबे का सिक्का मासक और चांदी का सिक्का कारसापर्ण पण या धरण कहलाता था। 51 का आंसर हो जाएगा डी। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर अवस्थित था? ठीक है, सिंधु नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित था? इसका आंसर हो जाएगा डी, बारबैरिकम बंदरगाह। ठीक है, बारबैरिकम बंदरगाह जो है वह सिंधु नदी के मुहाने पर ही अवस्थित था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बेरीगादा जो है वह गुजरात में था। मुजिरिस या केरला, ताम्रलिप्ति तामलुक बंगाल। ठीक है, तो सिंधु के किनारे कौन? बारबैरिकम। 52 का आंसर डी। 53 गुप्तकालीन पदाधिकारी ध्रुवाधिकरण निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है? बताइए ध्रुवाधिकरण का क्या अभिप्राय है? तो ध्रुवाधिकरण जो है वह भूमि कर का संग्रह करता था। 53 का आंसर हो जाएगा बी। 54 यहाँ पे मैच करना है। एक तरफ अशोककालीन शिलालेख है और दूसरे तरफ उसका उल्लेख है। ठीक है, पहला अगर आप देखें कि पहला शिलालेख, तो पहला शिलालेख जीव हत्या का निषेध की बात करता है। ए का हो जाएगा आंसर 3। द्वितीय शिलालेख जो है लोक कल्याणकारी कार्य की चर्चा करता है। बी का हो जाएगा 1। इसके बाद आप देखेंगे कि 5वां शिलालेख जो है महामातों की नियुक्ति की बात करता है। सी का हो जाएगा 2, तो डी का ऑब्वियसली बच जाएगा 4। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी में है। 54 का आंसर हो जाएगा बी। दक्षिण भारत या तमिल प्रदेश में वैष्णव मत के आदि प्रवर्तक अलवार संत थे। निम्नलिखित में से कौन इन संतों में शामिल है? यानी कि अलवार में अब अगर आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से संत आते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप लोग यह जानिए कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अलवार और नैनार संतों का उदय हुआ। कुल अलवार संत अगर देखा जाए तो 12 हुए हैं और नैनार संत अगर देखा जाए तो टोटल 63 हुए हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत में वैष्णव मत के आदि प्रवर्तक अलवार संत थे। कौन इन संतों में सम्मिलित थे? तो पंड नरेश, कुलशेखर और अंडाल, ये दोनों इसमें शामिल थे। 1 और 2 दोनों सही है। 55 का आंसर हो जाएगा ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है ग्रंथ और दूसरे तरफ है रचयिता। अमोघ वृत्ति, अमोघ वृत्ति शाक्तायन, अमोघ वृत्ति ग्रंथ के रचयिता शाक्तायन हैं। 1 का हो जाएगा 2। कवि राजमार्ग, अमोघ वर्ष, बी का हो जाएगा 1। गणित सार संग्रह, महावीराचार्य, सी का हो जाएगा 3। और आदि पुराण, जिनसेन, डी का हो जाएगा 4। तो 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी विशेषता है? ठीक है, पहला है लिपि का ज्ञान, बिल्कुल सही है। दूसरा है वृषभ पवित्र एवं
पूज्य पशु, यह भी सही है। नगरीय तथा व्यापार व्यवसाय प्रधान सभ्यता, यह भी सही है। पाषाण, कांस्य एवं लोहे उपकरण का प्रयोग, यह गलत है। लोहे का इनको ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान सबसे पहले इसके बाद अगर आप देखेंगे कि वैदिक काल जो होता है उसमें लोहे का ज्ञान होता है। ठीक है, तो लोहे गलत है, तो 1, 2 और 3 सही है। 57 का आंसर हो जाएगा सी। गुप्तकालीन निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख से हुनों के साथ स्कंद गुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है? तो हुन भीतरी स्तंभ लेख संबंधित है। 58 का आंसर हो जाएगा ए। बंगाल के पाल वंश के शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? यानी कि पाल वंश के शासकों का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो अगर इसमें सबसे पहले देखेंगे तो धर्मपाल हुआ है, धर्मपाल के बाद देखेंगे तो देवपाल हुआ है, उसके बाद पहले नंबर पे धर्मपाल, दूसरे नंबर पे देवपाल, उसके बाद विग्रहपाल द्वितीय और इसके बाद महिपाल प्रथम। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर डी 59 का आंसर हो जाएगा डी। आप लोग इसे काल से याद कर लेंगे कि कौन कितना से कितना ईस्वी तक रहा है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाला पद नाना देशी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो नाना देशी व्यापारियों एवं शिल्पियों का संगठन था। 60 का आंसर हो जाएगा ए। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में है ग्रंथ और सूची 2 में है लेखक। तारीख है फिरोजा शाही, शम्स सिराज अफीक, ए का हो जाएगा 2। फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन वर्णी, बी का हो जाएगा 1। ताज उल मसीर हसन निजामी, सी का हो जाएगा 4। और किताब उल यामनी, यह उत्वी का है, तो डी का हो जाएगा 3। तो इसको 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 आंसर हो जाएगा 61 का डी। अब 62 नंबर सवाल देखते हैं। बलबन ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति इक़्तिदारों पर नियंत्रण के उद्देश्य से की थी। 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ख्वाजा को बेसिकली एक विशेष अधिकार दिया गया था जिसे साहिब ए दीवान कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे, साहिब ए दीवान नामक अधिकार बलबन ने किस अधिकारियों को सौंपा था? तो ख्वाजा को, जिसका मुख्य कार्य इक़्तिदारों पर नियंत्रण था। 62 का आंसर हो जाएगा ए। मुगल शासक अकबर के निम्नलिखित अभियानों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, अकबर के द्वारा कौन सा अभियान कब प्रारंभ किया गया था, इसका कालक्रमानुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो देखिए, मालवा को अगर देखा जाए तो 1561 में मालवा अभियान हुआ है। गुजरात 1572 में गुजरात अभियान हुआ। मारवाड़ 1570 में और मेवाड़ 1567 में। अब इसको आपको कालानुक्रम यहाँ पे सजा देना है। तो सबसे पहले हुआ है 1 नंबर 1561, यहाँ पे 2 में है। ठीक है, फिर हुआ 3 नंबर 1567, यह भी 2 में है। उसके बाद हुआ 4 नंबर मारवाड़ 1570, ये है, और फिर 2 नंबर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 63 का आंसर हो जाएगा सी। 64 मुगल कालीन पद वाक्यान्वीस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वाक्यान्वीस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा दरबारी लेखक। 64 का आंसर हो जाएगा सी। शेर शाह के काल में प्रयुक्त होने वाला पद विलायत निम्नलिखित में से क्या था? तो विलायत दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित एक प्रशासनिक इकाई थी। 65 का आंसर हो जाएगा ए। तालिकोटा का युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शक्ति ने इसमें भाग नहीं लिया था? ठीक है, देखिए अब तालिकोटा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तालिकोटा का युद्ध एक तरफ विजयनगर था और दूसरे तरफ विजयनगर के खिलाफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर, ये 4 प्रांत थे। अब सवाल है यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग देख लीजिए कि कौन इसमें शामिल नहीं था। तो अहमदनगर शामिल था, बरार
बरार शामिल नहीं था। ठीक है, बीजापुर यहाँ पे शामिल है, गोलकुंडा यहाँ पे शामिल है, लेकिन बरार शामिल नहीं था। बरार के जगह पे बीदर शामिल था। ठीक है, तो कौन शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा 66 का बी। 67, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय के द्वारा नहीं की गई है? ठीक है, किसकी रचना कृष्णदेव राय के द्वारा नहीं की गई है? तो कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्याद है, उषा परिणयम है, जाम्बंती कल्याणम। ये तीनों कृष्णदेव राय की रचना है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, मनुकारिता, या कृष्णदेव राय की रचना नहीं है। इसके रचनाकार जो हैं वे हैं अल्लासी पेड़ियाना। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, मनुकारिता, अल्लासी पेड़ियाना। बाकी अमुक्त माल्याद, जामवंती कल्याणम, उषा परिणयम, ये सभी कृष्णदेव राय की रचना है। 67 का आंसर हो जाएगा बी। 68, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए और आर में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। पहला, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण साधारण कोटि के हैं, बिल्कुल सही है। आर, हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे तथा उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया, यह भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के देखेंगे तो युद्ध की ज़्यादा आवश्यकता ही उनको नहीं हुई, इसीलिए युद्ध संबंधी उपकरण साधारण कोटि के थे। तो ए और आर दोनों सही है और कथन आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। देखिए ए में है ना कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब आइए 69, बौद्ध धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म की विशेषता के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करना गलत। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया ही नहीं। आत्मा के अस्तित्व का खंडन सत्य है। निर्वाण का आशय जन्म मरण चक्र से मृत्यु, यह भी सत्य है। तो कूट का सही उत्तर चुने तो 2 और 3 सत्य है, आंसर हो जाएगा 69 का सी। 70, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? ठीक है, एक तरफ है ग्रंथ और दूसरे तरफ है रचनाकार। पहला है नीति वाक्यामृत, सोमदेव सूरी की रचना, यह बिल्कुल सत्य है। नीति वाक्यामृत की रचनाकार जो हैं सोमदेव सूरी हैं, तो पहला सही है। दूसरा कथा सरित सागर, कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। कथा सरित सागर सोमदेव। ठीक है, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी जो है वह क्षमेंद्र की रचना है और नीतिसार कामंदक की रचना है। ठीक है, तो बी सी डी गलत है, सही हमने बता दिया और इसका ए मैच है, 70 का आंसर हो जाएगा ए। अगला बहुत आसान प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों या संस्थाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई है, आर्य समाज 1875 में, सेवा सदन वेद समाज 1864 में। ठीक है, सेवा सदन आप लोग एक बार देख लेंगे, 3 से हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 3 में सबसे पहले हो जाएगा वेद समाज। ठीक है, 3, उसके बाद आएगा 1 प्रार्थना समाज, उसके बाद आएगा 2, 3 1 2, 3 1 2 के हिसाब से देखें तो ये आंसर हो जाएगा 4, 3 1 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 71 का आंसर हो जाएगा सी। सेवा सदन आप लोग एक बार कंफर्म हो लेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी। अगला 72 नंबर सवाल है, गांधी इरविन समझौते 1931 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो कौन इससे संबंधित सही नहीं है? पहला, कांग्रेस ने सबनावज्ञ आंदोलन समाप्त करना स्वीकार किया, बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौते के बाद सबनावज्ञ आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया, यह भी सत्य है। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की अनुमति दी गई, यह गलत है। देखिए, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी गांधी इरविन समझौते में चर्चा नहीं किया गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने की आपको अनुमति दी जाती है। तो सी गलत है और डी भी सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रॉलेट अधिनियम कब आया? 1919 में। तो रॉलेट अधिनियम के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला है, इसके अंतर्गत बंदी को न्यायालय में प्रत्यक्ष उपस्थित करने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया, सत्य है। इस अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने अपमान व याचना दिवस मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, यह भी सत्य है। और कब यह निर्णय लिया? 6 अप्रैल 1919 को।
तो दोनों स्टेटमेंट सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर 73 का हो जाएगा सी। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ? 1813 में। रामोसी विद्रोह 1822 में। कुका विद्रोह 1860-70 के दशक में। और फकीर विद्रोह 1776-77 के आसपास। ठीक है, अब इसको मैच कालानुक्रम रूप में सजाना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आप देखेंगे कि 3 हुआ है फकीर विद्रोह, इसके बाद 1 हुआ है पागलपंथी, इसके बाद 2 हुआ रामोसी विद्रोह, फिर हुआ है कुका। ठीक है, तो 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी 74 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। 75 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मार्ले मिंटो अधिनियम के अंतर्गत किए गए सुधारों से संबंधित थे? ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत कौन शामिल थे? पहला है पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना, बिल्कुल सही है। दूसरा, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना, यह गलत है। अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव, यह भी सत्य है। और प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली का आरंभ, गलत है। ठीक है, तो 1909 के तहत 1 और 3 को शामिल किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का ए। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे, अब बहुत आसान है। रहनुमाई मजदायन सभा दादा भाई नौरोजी फरदुंजी और एस बंगाली, ये तीनों तो संबंधित हैं, लेकिन कौन संबंधित नहीं थे? तो महादेव गोविंद रानाडे संबंधित नहीं थे। महादेव गोविंद रानाडे पुणे सार्वजनिक सभा से संबंधित रहे हैं। ठीक है, पुणे सार्वजनिक सभा, तो 77 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। 78, आधुनिक भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ? 1918। अगर पूरा डेट देखेंगे तो 15 मार्च 1918 को यह शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कब हुआ? तो 22 मार्च 1918 को। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन 20 मार्च 1919 को। अब इसको कालानुक्रम रूप में सजाना है। ठीक है, तो इसको मैच करिए, क्या इसका आंसर आएगा? सबसे पहले हुआ है 1 नंबर, उसके बाद हुआ है 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, फिर 2 नंबर। 1 3 4 2 आंसर हो जाएगा 78 का सी। एक तरफ संगठन और दूसरे तरफ संस्थापक, इसे आपको मैच करना है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्य है। कब हुआ था? 1876 में, तो ए का हो जाएगा 1। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे कब? 1870 में, बी का हो जाएगा 2। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष, सी का हो जाएगा 4, तो डी का क्या बच जाएगा? 3। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोजा मेहता के द्वारा, तो 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर सी 29 का आंसर हो जाएगा सी। 80 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ है विद्रोह, दूसरे तरफ है नेतृत्वकर्ता। संथाल विद्रोह के जो है सिद्धू और कान्हो, आसान है, ए का हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से 2 बन रहा है, ए का 4। अगला है अहोम गोमधर कुंवर, बी का हो जाएगा 3, यह भी 2 में है। ठीक है, पागलपंथी करमशाह, सी का हो जाएगा 2, यहाँ पे है, तो फिर डी का क्या बच गया? 1, यानी कि रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह। ठीक है, अब कब हुआ है इसे देख लेते हैं। संथाल विद्रोह 1855 में, अहोम 1828 में हुआ, पागलपंथी विद्रोह 1813 में हुआ और रामोसी विद्रोह 1922 में हुआ। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। संथाल विद्रोह 1855, अहोम 1828,
पागलपंथी 1813, रामोसी विद्रोह 1922। मैच करेंगे तो संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता सिद्धू अरकान हो, अहोम विद्रोह के नेतृत्व करता गोमधर कुंवर, पागलपंथी विद्रोह करम शाह और रामोसी विद्रोह चितर सिंह। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा। 81 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड लिटन के काल से संबंधित है? देखिए, जो लॉर्ड लिटन है इनका कार्यकाल 1876 से 80 रहा है। ठीक है, अब आइए एक एक देखते हैं। स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का लागू किया जाना, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम और इलवर्ट बिल विवाद। तो लॉर्ड लिटन से कौन कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों लॉर्ड लिटन के काल से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का ए। अगला 83, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में अगस्त 1942 में। 83 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा की गई थी। तो कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी एम वीर राघवाचारी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। आंसर हो जाएगा बी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा। तो 84 का आंसर हो जाएगा बी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। निम्नलिखित में से कौन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1936 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 86 का आंसर हो जाएगा सी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। इसकी अध्यक्षता वी राघवाचार्य के द्वारा किया गया था। सही है। विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया था। सत्य है। इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया। यह भी सत्य है। कांग्रेस का नेतृत्व 15 सदस्यों की वर्किंग कमेटी को सौंपा गया। यह भी सत्य है। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से संबंधित तीनों कथन सत्य हैं। इसका 87 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो तमिलनाडु में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। 88 का आंसर हो जाएगा सी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में अंबेडकर के द्वारा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में अंबेडकर के द्वारा। 89 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते थे? ठीक है, क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी कौन करता था? तो इसका देखेंगे, संध्या सही है, काल सही है, युगांतर सही है। ये तीन जो है वह क्रांतिकारी से संबंधित रहा है, क्रांतिकारी संघर्षों की पैरवी करता रहा है। तो 1 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश कालाजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बना है? कालाजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बांग्लादेश कालाजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बना। और WHO के द्वारा 1 नवंबर 2023 ईस्वी को बांग्लादेश को कालाजार मुक्त घोषित किया गया। मलेरिया के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा घातक बीमारी जो है वह कालाजार है। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET 46 यानी कि पेट 46 सितंबर 2023 में काफ़ी चर्चा में रहा है। किससे संबंधित है? तो प्लास्टिक को नष्ट करने वाला एक एंजाइम है पेट 46 से।
निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया गया है? इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक OECD के द्वारा जारी किया गया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा 93 का आंसर हो जाएगा डी। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय रेल मंत्रालय के निम्नलिखित में से किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स, इन दोनों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ए एंड सी बोथ हो जाएगा, यानी कि 94 का आंसर डी। वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में नंबर 1 पे कौन सा है? तो टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व की नंबर 1 कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। 95 का आंसर हो जाएगा ए। ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो का संबंध किस देश से है? तो फ्रैंक रूबियो का संबंध USA से है। भारत और यूके के मध्य पहली 2+2 वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया? तो भारत और यूके के बीच पहला 2+2 वार्ता 16 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 97 का आंसर हो जाएगा बी। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक में भारत की किन धरोहर स्थलों को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है? देखिए, अब पिछले साल की कहानी है। 45वीं बैठक जो हुई थी वह सऊदी अरब रियाद में हुआ था और उस समय शांति निकेतन और होयसल इन दोनों को शामिल किया गया था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि 46वीं जो बैठक है वह भारत नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ठीक है, इसमें नॉर्थ ईस्ट का असम का मोइदम जो है इसे शामिल किया गया है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे अपडेट करके याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा I2U2 के द्वारा किया गया है। I2U2 बहुत महत्वपूर्ण है। I2U2 का मतलब हो गया एक I फॉर इंडिया और I फॉर इजराइल। U2U मतलब USA और U मतलब UK। ठीक है, सॉरी UAE। ठीक है, तो I2U2। सितंबर 2023 में नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश में दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो तिमोर लेस्ते में। और अभी देखेंगे कि आज का न्यूज है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति 3 देश की यात्रा पे गई हैं, उनमें एक फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते भी शामिल हैं। ठीक है, तो 100 का आंसर हो जाएगा सी। मौर्यकालीन स्तंभ और शीर्ष पर पशु आकृति। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित को बताना है। रामपुरवा वृषभ बिल्कुल सही है। लौरिया नंदनगढ़ सिंह, यह भी सही है। संकीसा मौर्यकालीन स्तंभ पे चतुर सिंह गलत है। संकीसा पे देखेंगे तो गज वहाँ पे शीर्ष पर दिखाया गया है और बसाड़ में देखेंगे तो सिंह को दिखाया गया है। ठीक है, 1 और 2 सही है। 101 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य कौटिल्य के द्वारा वर्णित राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित नहीं है? राज्य का 7 अंग आखिर कौन कौन है, आगे इसे देख लेते हैं। 7 अंग में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, मित्र, दंड या सेना। दंड या सेना, 2 में से कोई एक। ठीक है, सेना का काम ही है दंड देना, तो 2 में से कोई एक। तो ये कौटिल्य के द्वारा 7 अंग जो राज्य का बताया गया है उनमें 7 अंगों में ये 7 अंग शामिल हैं। तो प्रश्न है कि कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखिए ए, धर्म इनमें शामिल नहीं है। बाकी दुर्ग, मित्र और कोष इसमें शामिल है। यह है दुर्ग, यह है कोष और यह मित्र इसमें शामिल है। तो 102 का आंसर हो जाएगा ए। मखाली गौशाला निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो यह आजीवक से संबंधित है। 103 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित चीनी यात्रियों को उनकी भारत यात्रा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, सबसे पहला फाइयान। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ह्वेंसांग 629 ईस्वी के आसपास ह्वेंसांग आया था। इत्सिंग यह 7वीं सदी के अंत में आया था।
ठीक है। संयुगन 518 ईस्वी में आया था और 521 तक संभवतः रहा है, ठीक है। फाहियान का कोई एग्जैक्ट तो ईस्वी नहीं मिलता, लेकिन चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा है, तो इसी के बीच में आया होगा। अब इसको आपको कालानुक्रम रूप में यहाँ पर बता देना है। तो सबसे पहले कौन आता है? 1 नंबर फाहियान, इसके बाद संयुगन, तो 3, इसके बाद 2, इसके बाद 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी। आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आपको माइंड स्थिर करके सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद का वर्णन दिया है तथा उसे सूसा और एक बतना के राजा प्रसाद से भी भव्य बताया है? तो यह एरियन का स्टेटमेंट है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था 300 BC में। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक था, अध्यक्ष इसका स्थूलभद्र था, स्थूलभद्र, ठीक है, याद रखेंगे। प्रथम जैन संगीति 300 BC में पाटलिपुत्र में, उस समय का शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्षता इसकी स्थूलभद्र ने की थी। रामपुरवा लघु स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में है? तो रामपुरवा जो है वह पश्चिम चंपारण में स्थित है। 107 का आंसर हो जाएगा बी। किस सल्तनतकालीन शासक के द्वारा दीवान ए बंदगान का गठन किया गया? दीवान ए बंदगान FST फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 108 का आंसर हो जाएगा सी। बिहार में मोहम्मद बहार खान रूहानी के पतन के बाद अफगानों के नए नेता के रूप में किसका उदय हुआ है? तो बहार खान रूहानी के पतन के बाद फरीद खां का उदय हुआ। 109 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। पहला, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी, सत्य है। दूसरा, शुंग शासक अग्निमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था, गलत है। हेलियोडोरस अगर आप देखेंगे तो 9वें शासक जो है शुंग वंश के 9वें शासक जो है, 9वें शासक माघभद्र, इसके समय में आया था। तो दूसरा गलत है, तो कौन सा सही है? 110 का आंसर हो जाएगा ए। एकता प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एकता के पदाधिकारी वली कहलाते थे, सत्य है। या पुनर्हस्तांतरण पर आधारित राजस्व संबंधी व्यवस्था थी, सत्य है। सियासतनामा नामक ग्रंथ में एकता की विशेषताओं का उल्लेख मिलता है, यह भी सत्य है। तो तीनों सत्य है। 111 का आंसर हो जाएगा डी। अमीर खुसरो ने अपनी निम्नलिखित में से किस रचना में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान अपनी किस रचना में कहा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि खजाइन उल फुतूह। तो 112 का आंसर हो जाएगा ए। 13वीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखे ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव हैं। या सारंगदेव जो है वह देवगिरी के जो शासक था, देवगिरी का राजा, उसका दरबारी संगीतज्ञ होता था सारंगदेव। इसी ने संगीत रत्नाकर की रचना की 13वीं शताब्दी में। 113 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म को बताना है। एक तरफ है स्थल, दूसरे तरफ है उत्खनन कर्ता। हड़प्पा राखाल दास बनर्जी, देखिए गलत है। हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी। पहला दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा है कालीबंगा। कालीबंगा जो है बी के थापर के द्वारा उत्खनन की गई थी, बी के थापर। लोथल SR राव, लोथल, यह सही है। 114 का आंसर हो जाएगा डी। 115, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषता है? गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2, 3 और 4, यानी कि गुप्तकालीन मूर्ति कला में देखेंगे तो मोटे उत्तरीय वस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है, विष्णु अवतारों की प्रतिमाओं की प्रधानता है और मथुरा शैली के प्रतिमानों पर आधारित है। तो 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी सरकी वास्तुकला की विशेषताएं हैं? सरकी वास्तुकला की कौन विशेषता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 3, मेहराब के साथ आयताकार प्रवेश द्वार और मस्जिदों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
चित्रकला से चूंकि पूछा नहीं जाता है इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि टेस्ट सीरीज में दिया गया है तो इसे आंसर बताना जरूरी है। मुगल चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल चित्रकला की विशेषता के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे ए, तो चित्रकारी में नए विषयों का प्रयोग किया समावेश था, सही है। नए प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था, यह भी सत्य है। चित्रों का स्वरूप फारसी शैली पर आधारित है, यह भी सत्य है, लेकिन इसमें धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन नहीं होता था। 117 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन हलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर की विशेषता है? ठीक है, हलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर की कौन विशेषता है? जो होयसलेश्वर मंदिर है वह आप देखेंगे तो 1150 ईस्वी में विष्णुवर्धन के द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, अच्छा, कौन इसकी विशेषता है? पहला है द्रविड़ शैली में निर्मित, गलत है। जो हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर है वह द्रविड़ शैली में नहीं बल्कि बेसर शैली में निर्मित है, पहला गलत हो गया। दूसरा ये भगवान शिव को समर्पित है, सत्य है। होयसल राजवंश के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, यह भी सत्य है। और जानकारी के लिए बता दूं कि हलेबीड का जो होयसलेश्वर मंदिर है वह 45वीं जो विश्व धरोहर सम्मेलन हो रहा था उसमें इसे शामिल किया गया था। ठीक है, तो 2 और 3 इसके सत्य हैं। 118 का आंसर हो जाएगा सी। 119 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, एक तरफ है मंदिर और दूसरी तरफ है राजवंश। मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी राजवंश से संबंधित है, सत्य है। महाबलीपुरम पल्लव राजवंश। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाया था। विरूपाक्ष मंदिर चोल नहीं, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सही कौन सा है? तो 1, 2 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? ठीक है, तो मंदिरों का गर्भगृह सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता था, सही है। मंदिर के मंडपों में फमसाना डिजाइन का प्रयोग, यह भी सही है। संपूर्ण मंदिर एक विशाल वेदी पर निर्मित होता था, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए देखेंगे कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर द्वारपालों की प्रतिमा यह कहीं नहीं मिलती उत्तर भारत के मंदिर में। ठीक है, तो 120 का आंसर हो जाएगा ए। एक तरफ है विद्यालय, दूसरे तरफ है संस्थापक। ठीक है, कौन सही है? सही को बताना है। पहला है न्यू इंग्लिश स्कूल बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सत्य है। संस्कृत कॉलेज डेविड हेयर नहीं, संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन, कब? 1791 में। वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय, सत्य है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज मैडम ब्लाबेटस्की नहीं बल्कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट, कब? 1898 में। तो कौन सही है? तो 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। मद्रास मजदूर संघ 1918 का गठन किसके द्वारा किया गया? तो मद्रास मजदूर संघ का गठन बीपी बाडिया के द्वारा किया गया। 122 का आंसर हो जाएगा डी। भारत में समाज सुधार हेतु विधवा विवाह समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विधवा विवाह समाज की स्थापना 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा की गई। 123 का आंसर हो जाएगा ए। कुका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत जवाहर मल ने। 124 का आंसर हो जाएगा ए। तत्वबोधिनी सभा, आसान प्रश्न है, 1 लाइनर प्रश्न है इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर, 125 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह विभिन्न कंपटीशन में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कादम्बिनी गांगुली। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह किया था? तो यह 3 कठिया प्रणाली, उस समय चंपारण में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित था, 3/20 में हिस्से टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, नील की खेती के लिए। 120 का आंसर हो जाएगा, 127 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित को बताना है। अल हिलाल मौलाना अली नहीं, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए इसका ऐसे होना चाहिए था। कामरेड मोहम्मद अली ऐसे होना चाहिए था। गद्दर सोहर सिंह भाखना, यह सही है, सी नंबर सही है। स्वराज बाल गंगाधर तिलक गलत है, ये दोनों गलत हो गया, मैच हमने सही बता दिया। बाल गंगाधर तिलक का देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा इसका प्रतिपादन किया। स्वराज जो है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा
1922 में समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक है, तो कौन मैच है? गदर, स्वर्ण सिंह, वाखना। आंसर हो जाएगा 128 का सी। अब आइए 129, निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्य शासकों के द्वारा भारत से आर्थिक निकास के घटक थे? ठीक है, कंपनी के भागीदारों को लाभांश, सत्य है। अंग्रेज पदाधिकारियों की पेंशन, विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज। ठीक है, ये तीनों देखेंगे, इससे भारतीय धन बाहर चला जा रहा था। तो 1, 2 और 3 तीनों इसका आंसर सही है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी के रूप में कौन कौन थे? नरहरि पारुक साथ में थे, महादेव देसाई यह भी गांधी जी के सहयोगी थे, राजेंद्र प्रसाद भी सहयोगी थे और जेबी कृपलानी भी गांधी जी के सहयोगी थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का डी। 1, 2, 3, 4 चारों विकल्प इसके सत्य हैं। बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसे बिहार का उप दीवान नियुक्त किया? तो बक्सर युद्ध के बाद उप दीवान सीताब राय को बनाया गया। 131 का आंसर हो जाएगा सी। संथाल विद्रोह से संबंधित कौन है? अभी हमने ऊपर मैच किया था कि सिद्धू और कान्हो संथाल विद्रोह से संबंधित रहे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ए और सी दोनों शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र 1857 के विद्रोह का केंद्र रहा है? तो 1857 के विद्रोह का केंद्र देखेंगे तो दानापुर में हुआ ही है, जगदीशपुर भी मेन सेंटर था, मुजफ्फरपुर भी मेन सेंटर था। तो उपर्युक्त सभी इसके 133 का आंसर हो जाएगा डी। गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, और दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा गया में पुरुषोत्तम दास टंडन, और तीसरा पुनः सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तो 3 हुआ, ध्यान रखेंगे। पहला सहजानंद सरस्वती, दूसरा पुरुषोत्तम दास टंडन और तीसरा पुनः सहजानंद सरस्वती। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। पहला, लगान न दे पाने के कारण किसानों के द्वारा जमींदारों को दी गई भूमि को बकास्ता भूमि कहा जाता था। सही है, यानी कि अगर लगान कोई किसान नहीं दे पाता था तो जमींदारों को जो भूमि दी जाती थी उससे बकास्ता भूमि कहा जाता था। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सारण जिले में बकास्ता सत्याग्रह शुरू किया गया, यह भी सत्य है। और कब शुरू किया गया? फरवरी 1939 में। तो दोनों सत्य हैं, इसका 136 का आंसर हो जाएगा सी। किसकी अध्यक्षता में बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया? बहुत आसान प्रश्न है। श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में। बिहार में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून भंग करने के संदर्भ में चर्चा में रहा नरवास पिंड किस जिले में है? तो यह तो पटना में ही स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे कि नमक कानून भंग यहाँ पर किया गया था 16 अप्रैल 1930 को। कहाँ पर? पटना, नरवास पिंड। 138 का आंसर हो जाएगा बी। बिहार के किस नेता के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी गई थी? बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को छोड़ दिया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है? ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसका गठन 1934 में किया गया था। तो कौन इससे संबंधित नहीं है? तो मीनू मसानी संबंधित है, अशोक मेहता भी संबंधित है और आचार्य नरेंद्र देव भी संबंधित हैं। लेकिन केटी शाह जो हैं वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं रहे। 140 का आंसर हो जाएगा डी। अब बिहार का करंट के कुछ सवाल देख लेते हैं। 10 सवाल बिहार करंट का है। बिहार में रोगियों और उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता भोजन प्रदान करने के लिए दीदी की रसोई योजना को कब शुरू किया गया? तो दीदी की रसोई योजना 2018 में वैशाली से शुरू हुई थी। ठीक है, 141 का आंसर हो जाएगा बी। बिहार के निम्नलिखित में से किस या किन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी के अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए, इस बार टोटल अगर देखा जाए तो 84 कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन 84 कलाकारों में 4 कलाकार जो हैं वे बिहार से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनमें देखेंगे तो एक तो हो गया सुमन कुमार, दूसरा हो गया गणेश प्रसाद, तीसरा हो गया रघुवीर मलिक। तो ये तो तीनों सही हैं, लेकिन एक और चूंकि 4 बिहार से हैं तो 3 ऑप्शन है, +1 देखेंगे तो भरत सिंह भारती।
भारत भारती में लिख दे रहा हूँ। ये 4 जो कलाकार हैं बिहार से जिनको अमृत अवार्ड सम्मानित किया गया, टोटल 84 को दिया गया था। 142 का आंसर हो जाएगा डी। बिहार के किस जिले में जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा? तो पटना में गठित किया जाएगा। 143 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार में गैंडा और गिद्ध के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है? तो बिहार में गैंडा और गिद्ध के संरक्षण का कार्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा किया जा रहा है, जिसका गठन 1990 ईस्वी में 18वें टाइगर रिजर्व के रूप में की गई थी। 144 का आंसर हो जाएगा सी। बिहार में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसका चयन किया गया है? अनंत मनोहर बदर का चयन किया गया है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर। 145 का आंसर हो जाएगा ए। बिहार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत पहला मखाना उद्योग केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत पहला मखाना केंद्र सहरसा में स्थापित किया जा रहा है। 146 का आंसर हो जाएगा ए। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है, जिसे बेला औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। बेला औद्योगिक केंद्र, ठीक है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र होगा मुजफ्फरपुर में। अगला है, नीति आयोग के द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा है? तो कृषि क्षेत्र में देखेंगे तो मुजफ्फरपुर जिला नंबर 1 पे रहा है। 148 का आंसर हो जाएगा सी। एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के एथलीट शैलेश कुमार ने हाई जंप स्पर्धा T63 में स्वर्ण पदक जीता। इन खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन हांगझाओ चीन में किया गया था, ठीक है। 149 का आंसर हो जाएगा ए। और आज के प्रैक्टिस सेट 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट 1 संस्कृति आई, इसका लास्ट सवाल है, बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी को बिहार के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो बेसिकली अग्नि प्रशिक्षण केंद्र जो है वह बिहार के बिहटा में स्थापित किया जा रहा है। तो बिहटा कहाँ है? पटना में। 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने संस्कृति आईएएस के द्वारा 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए लॉन्च किए गए टेस्ट नंबर 1 को हमने डिस्कस किया है। आगामी जैसे जैसे उसके टेस्ट कवर होते जाएंगे उसके हमारी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IASPCS सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ बीपीएससी की तैयारी से संबंधित विभिन्न रणनीति और मटेरियल्स आप सभी को निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।